हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके पसंदीदा ऑडियो बुक चैनल पर, जहां हम किताबों के अनमोल खजाने से आपके जीवन को एक नई दिशा देने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपकी सोच और काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल सकती है। किताब का नाम है रेस्ट, व्हाई यू गेट मोर डन व्हेन यू वर्क लेस। इसे लिखा है एलेक्स सुजुंग किम पैंग ने। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी केवल एक किताब की नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान की भी है जिसकी जिंदगी इस किताब ने हमेशा के लिए बदल दी। कहानी की शुरुआत। गौतम एक ऐसा नाम जो अपने काम के लिए जाना जाता था। उसकी मेहनत, उसका जज्बा और उसकी लगन, ये सभी उसकी पहचान थे। हर सुबह सूरज से पहले उठ जाना, दिन भर काम में डूबे रहना और रात को थककर सो जाना, यही उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। वो एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करता था, जहां हर दिन नए प्रोजेक्ट्स और डेडलाइंस का दबाव होता था। लेकिन गौतम को शिकायत नहीं थी। उसे लगता था, जितनी ज्यादा मेहनत करूंगा उतनी जल्दी सफलता मेरे कदम चूमेगी। लेकिन क्या यह सच में इतना आसान था? एक नया नजरिया। एक दिन उसकी दोस्त निधि ने उसे एक किताब गिफ्ट की, रेस्ट, व्हाई यू गेट मोर डन व्हेन यू वर्क लेस। गौतम ने हंसते हुए कहा, अरे ये क्या किताब पकड़ाई है? रेस्ट पर किताब? समय बर्बाद करने का नया तरीका ढूंढा है क्या? निधि हल्के से मुस्कुराई और बोली, बस एक बार पढ़ लो, हो सकता है ये तुम्हारे काम आए। वैसे भी तुम हर वक्त काम में उलझे रहते हो, कभी ब्रेक लेने का भी मन करता है या नहीं? गौतम ने मजाक में कहा, ब्रेक लेने का मतलब है दूसरों से पीछे रह जाना। कंपटीशन को समझो। निधि ने कोई बहस नहीं की, बस इतना कहा, एक बार पढ़ लो, फिर बताना। गौतम ने किताब को टेबल पर रख दिया। कई दिनों तक उसे पढ़ने का समय ही नहीं मिला। लेकिन एक रात जब ऑफिस का काम खत्म करते करते 11 बज गए और वो थकावट महसूस कर रहा था, तो उसने सोचा, चलो कुछ अलग पढ़ते हैं, देखते हैं निधि ने ऐसा क्या बड़ा ज्ञान दिया है इस किताब में। पहला अध्याय, रेस्ट और वर्क साथी है। किताब का पहला चैप्टर था, रेस्ट एंड वर्क आर पार्टनर्स। गौतम ने सोचा, ये कैसा अजीब विचार है, आराम और काम साथी कैसे हो सकते हैं? लेकिन जिज्ञासा बढ़ चुकी थी। उसने पढ़ना शुरू किया। लेखक ने लिखा था, रेस्ट का मतलब काम से भागना नहीं है। रेस्ट असल में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का एक तरीका है। उन्होंने दुनिया के बड़े म्यूजिशियंस, एथलीट्स और राइटर्स के उदाहरण दिए। गौतम को याद आया कि उसने बचपन में सुना था, बीथोवन अपने सबसे अच्छे आइडियाज वॉक पर जाते हुए पाते थे। लेखक ने समझाया, जब हम रेस्ट करते हैं तो हमारा दिमाग कॉन्शियसली आराम करता है, लेकिन सबकॉन्शियसली वो उन समस्याओं पर काम कर रहा होता है जिन्हें हम हल नहीं कर पा रहे थे। पहला अनुभव। गौतम ने किताब के पहले अध्याय को खत्म किया। उसने सोचा, क्या ये सच में काम करता है? क्या मैं इसे अपनी लाइफ में आजमा सकता हूं? अगले दिन ऑफिस में उसने 20 मिनट का ब्रेक लेने का फैसला किया। यह ब्रेक उसने सच में एंजॉय किया। उसने कॉफी पी, खिड़की से बाहर पेड़ों को देखा और बस पूरी तरह से रिलैक्स हो गया। जब वो काम पर लौटा तो उसने पाया कि उसका दिमाग पहले से ज्यादा साफ और फोकस था। उसने काम को जल्दी और बेहतर तरीके से निपटा लिया। एक नई शुरुआत। शाम को उसने निधि को फोन किया और कहा, यार थैंक यू, लगता है इस किताब में वाकई कुछ बात है। निधि ने हंसते हुए जवाब दिया, देखा, मैंने कहा था ना, अभी तो शुरुआत है, पूरी किताब पढ़ो और इसे अपनी जिंदगी में अपनाओ। उस रात गौतम ने किताब का दूसरा चैप्टर खोलने की तैयारी कर ली। अब वो जान चुका था कि रेस्ट और वर्क को पार्टनर्स की तरह देखना उसकी सोच बदल सकता है। ये कहानी यही खत्म नहीं होती। गौतम की जर्नी अभी शुरू ही हुई है। किताब के अगले चैप्टर में वो सीखेगा कि डेलिबरेट रेस्ट क्या होता है और कैसे ये उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। अगर आपको हमारी फ्री समरी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेंबरशिप खरीदें या यूपीआई के जरिए सहायता करें। अब लौटते हैं हमारी कहानी पर। गौतम की जिंदगी में उस दिन एक नया मोड़ आया जब उसने किताब में पढ़ा कि आराम को भी शेड्यूल का हिस्सा बनाना चाहिए। ये सुनते ही उसने सोचा, आराम को शेड्यूल में डालना, ये तो अजीब है। लेकिन फिर उसने खुद से कहा, ट्राई करने में क्या जाता है। प्रेरणा की झलक। किताब में दिए गए उदाहरण दिलचस्प थे। चार्ल्स डिकेंस जैसे लेखक दिन में
कुछ घंटे लिखने के बाद लंबी सैर पर जाते थे, जिससे उनके दिमाग को नई ऊर्जा और आइडियाज मिलते थे। क्रिकेटर्स रविचंद्रन अश्विन और अन्य मेडिटेशन और पावर नैप्स लेते हैं ताकि उनके खेल में फोकस बना रहे। गौतम ने सोचा, मैं कौन सी ऐसी एक्टिविटी कर सकता हूं जो मुझे रिचार्ज कर सके। अगले दिन उसने एक बदलाव किया। ऑफिस जाने से पहले जॉगिंग का पहला कदम, नई शुरुआत। पहले दिन जब गौतम पार्क में गया, उसे लगा ये आइडिया बेकार है, लेकिन जैसे ही उसने दौड़ पूरी की, उसने खुद को बेहद एनर्जेटिक महसूस किया। ऑफिस में उसका मूड फ्रेश था और फोकस शानदार। शाम को उसने अपनी पुरानी हॉबी स्केचिंग को फिर से अपनाने का सोचा। बचपन में ये उसका जुनून था, लेकिन काम और जिम्मेदारियों के बीच ये छूट गई थी। उसने अपनी धूल भरी स्केचबुक निकाली और जैसे ही उसने पहली लाइन खींची, उसे महसूस हुआ कि उसका स्ट्रेस गायब हो गया है। आराम का जादू। किताब के अगले हिस्से में लेखक ने बताया कि डिलिबरेट रेस्ट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह काम और जिंदगी के बीच सही बैलेंस बनाता है। गौतम को यह विचार जंच गया। उसने जॉगिंग और स्केचिंग को अपने रूटीन का हिस्सा बना लिया। अब जब भी ऑफिस में ज्यादा स्ट्रेस होता, वो 15 मिनट का पावर नैप ले लेता। उसका काम पहले से बेहतर और ज्यादा क्रिएटिव हो गया। एक दिन उसके बॉस ने कहा, गौतम, तुम्हारा कैंपेन क्लाइंट को बहुत पसंद आया। तुम्हारी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी में काफी सुधार हुआ है। गौतम मुस्कुराया और निधि को फोन करके धन्यवाद दिया। निधि ने हंसते हुए कहा, मैंने कहा था ना, डिलिबरेट रेस्ट का जादू देखते रहो। रूटीन की आजादी। किताब का अगला पार्ट था, रूटीन फ्रीडम देता है। लेखक ने समझाया कि रूटीन हमारे दिमाग को छोटे छोटे फैसलों से मुक्त करता है, जिससे क्रिएटिव और प्रोडक्टिव काम के लिए जगह बनती है। गौतम ने यह सब समझने के बाद अपनी जिंदगी को और व्यवस्थित करने का फैसला किया। उसने एक डायरी निकाली और पूरे दिन का शेड्यूल प्लान किया। जॉगिंग, ऑफिस के क्रिएटिव काम, स्केचिंग और किताब पढ़ने तक। परिणाम, संगठित जीवन। अगले दिन जब उसने शेड्यूल फॉलो किया तो सब कुछ सरल और सहज लगा। ऑफिस में सबसे मुश्किल काम उसने सुबह कर लिया, जब एनर्जी सबसे ज्यादा थी। शाम को वो बिना किसी गिल्ट के स्केचिंग कर पाया, क्योंकि उसका दिन व्यवस्थित और प्रभावी था। जब निधि ने फोन किया तो गौतम ने कहा, तूने देखा, रूटीन सच में आजादी देता है। अंतिम विचार। गौतम ने महसूस किया कि छोटे छोटे बदलावों ने उसकी जिंदगी को बेहतर बना दिया। काम और आराम का तालमेल उसकी प्रोडक्टिविटी का असली रहस्य बन गया। अब वो अगले अध्याय की ओर बढ़ रहा था, जानने की क्या और कुछ ऐसा है जो उसकी जिंदगी को और आसान बना सकता है। और ये सिर्फ शुरुआत थी। गौतम की नई सोच और रूटीन ने न सिर्फ उसकी जिंदगी को संतुलित किया, बल्कि उसे एक नई दिशा भी दी। रूटीन से आजादी, गौतम की नई जिंदगी का सीक्रेट। यार, पहले तो मैं हर वक्त छोटे छोटे फैसलों में उलझा रहता था, गौतम ने निधि से कहा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मेरे पास ज्यादा समय और ऊर्जा है। निधि मुस्कुराई और बोली, बस यही तो इस किताब का जादू है। रूटीन बोरिंग नहीं होता, बल्कि असली आजादी देता है। गौतम अब समझ गया था कि रूटीन सिर्फ बोरिंग लोगों के लिए नहीं होते। असल में ये क्रिएटिव और प्रोडक्टिव लोगों के सबसे बड़े हथियार है। जब आप अपनी जिंदगी के छोटे छोटे फैसले एक सिस्टम पर छोड़ देते हैं, तो आपका दिमाग बड़े और असरदार फैसलों पर फोकस कर सकता है। इस एहसास के साथ उसने अपने अगले हफ्ते का पूरा शेड्यूल प्लान कर लिया। नई शुरुआत का एहसास। गौतम ने अपने हर दिन के लिए टाइम स्लॉट्स फिक्स कर लिए। सुबह का जॉगिंग टाइम, ऑफिस का क्रिएटिव टाइम और शाम का स्केचिंग और रिलैक्सेशन। उसने देखा कि उसका स्ट्रेस लेवल धीरे धीरे कम हो रहा है। ऑफिस में भी अब उसकी परफॉर्मेंस दूसरों से अलग नजर आने लगी थी। एक मीटिंग में उसके बॉस ने कहा, गौतम, तुम्हारे काम की कंसिस्टेंसी देखकर ऐसा लगता है कि तुमने कोई सीक्रेट फॉर्मूला ढूंढ लिया है। बाकी टीम को तुमसे सीखना चाहिए। गौतम के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन सोचा, सच में यह किताब मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गई है। अगले अध्याय की ओर कदम। उस रात उसने किताब के अगले अध्याय को पढ़ना शुरू किया, द इम्पोर्टेंस ऑफ डीप प्ले। यह सुनते ही गौतम थोड़ा चौंका। डीप प्ले, ये क्या नया कॉन्सेप्ट है? उसने पढ़ना जारी रखा। लेखक ने समझाया कि डीप प्ले का मतलब है ऐसी गतिविधियों में हिस्सा लेना
जो न केवल मजेदार हों बल्कि दिमाग को भी एक्टिव और स्टिमुलेट करें। ये हॉबीज आपको रिफ्रेश करने के साथ साथ आपकी क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बढ़ावा देती है। गौतम सोचने लगा, ये तो इंटरेस्टिंग है, लेकिन डीप प्ले और रेस्ट में क्या फर्क है? लेखक ने यह भी साफ किया, रेस्ट का मतलब है आराम करना, जबकि डीप प्ले में आप अपने दिमाग और शरीर को एक्टिवली एंगेज करते हैं, जैसे कि खेल, म्यूजिक, पेंटिंग या कोई ऐसा काम जो आपको सुकून और संतोष देता हो। डीप प्ले का जादू। गौतम ने अपने बचपन को याद किया। मैं क्रिकेट खेलने का कितना शौकीन था, लेकिन अब सब भूल गया हूं। क्या मुझे फिर से कुछ ऐसा ट्राई करना चाहिए? उसने तुरंत फैसला किया कि अपने रूटीन में डीप प्ले के लिए भी जगह बनाएगा। अगले दिन ऑफिस के बाद उसने पास के बैडमिंटन कोर्ट में जाने का प्लान बनाया। उसने अपने एक दोस्त को फोन किया, चल यार बैडमिंटन खेलते हैं, बहुत टाइम हो गया कुछ ऐसा किए हुए। दोस्त थोड़ा हैरान हुआ क्योंकि गौतम तो हमेशा काम में डूबा रहता था। रात को जब गौतम ने बैडमिंटन खेला तो उसने खुद को असली आजादी महसूस करते पाया। खेलते समय उसने अपनी सारी टेंशन को पीछे छोड़ दिया। घर लौटने पर उसका शरीर थका हुआ था, लेकिन दिमाग तरोताजा और एनर्जेटिक। उसने महसूस किया कि डीप प्ले में वाकई कुछ खास बात है, क्रिएटिविटी का नया मोड़। अब गौतम ने अपनी पुरानी हॉबी स्केचिंग को भी डीप प्ले की तरह देखने का फैसला किया। उसने सोचा, क्यों न इसे और एक्सप्लोर किया जाए, शायद मैं पेंटिंग भी शुरू करूं। शनिवार को उसने पास के एक आर्ट सप्लाई स्टोर से रंग और कैनवास खरीदे। घर लौटकर जब उसने पेंटिंग शुरू की तो उसे लगा जैसे वो एक नई दुनिया में खो गया हो। हर रंग, हर ब्रश स्ट्रोक के साथ उसे ऐसा लगा कि वो अपनी भावनाओं को कैनवास पर उकेर रहा है। इस दौरान उसे अपने ऑफिस के एक प्रोजेक्ट का अचानक से समाधान भी याद आ गया। वो हैरान था कि पेंटिंग करते समय भी उसका सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा था। डीप प्ले का असली फायदा। किताब में लेखक ने लिखा, डीप प्ले का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब आप काम से डिस्कनेक्ट होकर ऐसी गतिविधियां करते हैं तो आपका दिमाग तनाव मुक्त होकर नए आइडियाज को एब्जॉर्ब करने लगता है। गौतम ने अपनी डायरी में अब एक नया कॉलम जोड़ लिया, डीप प्ले। उसने हफ्ते में 3 दिन बैडमिंटन खेलने और वीकेंड पर पेंटिंग करने का टाइम फिक्स कर लिया। अब ऑफिस में भी उसकी क्रिएटिविटी सभी नोटिस करने लगे थे। उसके एक सहकर्मी ने कहा, गौतम, तेरे आइडियाज पहले से ज्यादा इनोवेटिव लग रहे हैं, क्या कर रहा है ऐसा? गौतम मुस्कुराया और बोला, बस काम और प्ले का सही बैलेंस बना रहा हूं। तुम भी ट्राई करो, सच में काम करता है। अगले अध्याय की ओर बढ़ते हुए एक दिन निधि ने पूछा, तो नया लेसन कैसा लगा? गौतम ने जवाब दिया, डीप प्ले मेरी जिंदगी का मिसिंग पीस था। अब समझ आया कि सिर्फ काम और आराम काफी नहीं है, मजे और क्रिएटिविटी का भी अपनी लाइफ में खास जगह होनी चाहिए। निधि मुस्कुराई और बोली, सही कहा, लेकिन ये तो बस शुरुआत है, अभी सीखने को बहुत कुछ बाकी है। गौतम अब हर दिन इस किताब के नए लेसन्स को अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए तैयार था। आराम की कला, नई ऊर्जा, नई सोच। गौतम को अब लगने लगा था कि उसकी जिंदगी एक नए आयाम में प्रवेश कर चुकी है। हर चैप्टर उसे नए सबक सिखा रहा था और हर सबक उसकी जिंदगी को बदल रहा था। लेकिन ये यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। वो जानता था कि हर दिन खुद को बेहतर बनाने का एक और मौका है और सफर में अभी भी कई मोड़ आने बाकी है। रूटीन, डीप प्ले और अब आराम। रूटीन से आजादी, डीप प्ले की खोज और अब एक नई अवधारणा, आराम एक कला है। जब उसने नए चैप्टर का शीर्षक पढ़ा, रेस्ट इज अ स्किल, तो उसके दिमाग में सवाल कौंधा, आराम भी कोई स्किल होती है क्या? पहले तो उसे लगा कि आराम तो बस अपने आप होता है, लेकिन जैसे जैसे उसने पढ़ा उसे समझ आया कि सही तरीके से आराम करना भी एक कला है। लेखक ने इसे बिल्कुल स्पष्ट किया, जैसे काम में माहिर बनने के लिए अभ्यास और प्लानिंग की जरूरत होती है, वैसे ही आराम को भी सही से करने के लिए जानबूझकर प्रयास करने की जरूरत होती है। आराम का मतलब और टूल किट। गौतम ने पढ़ा कि आराम का असली मतलब है वो एक्टिविटीज करना जो मानसिक और शारीरिक रूप से आपको रिचार्ज करें। लेखक ने सुझाव दिया था कि हर किसी को अपनी रेस्ट टूल किट तैयार करनी चाहिए, ऐसी चीजों की लिस्ट जो सच में आपको ऊर्जा और सुकून दे। गौतम ने तुरंत अपनी डायरी निकाली और अपनी टूल किट तैयार की।
1. जॉगिंग, सुबह की ताजगी और नई ऊर्जा के लिए। 2. स्केचिंग और पेंटिंग, दिमाग को शांत करने और क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए। 3. बैडमिंटन, शारीरिक और मानसिक फ्रेशनेस के लिए। 4. पढ़ना, नई सोच और मोटिवेशन के लिए। 5. म्यूजिक सुनना, स्ट्रेस को कम करने के लिए। उसने तय किया कि हर हफ्ते वो अपनी टूल किट से कुछ न कुछ जरूर करेगा। उसने अपने शेड्यूल में एक खास स्लॉट सिर्फ आराम के लिए जोड़ा और महसूस किया कि ये निर्णय उसकी पूरी दिनचर्या को बेहतर बना रहा है। आराम को आदत बनाना। लेखक ने एक और महत्वपूर्ण बात कही, आराम करना एक आदत है जिसे बार बार अभ्यास करके बेहतर बनाया जा सकता है। गौतम को याद आया कि जब उसने पहली बार जॉगिंग शुरू की थी तो उसे बड़ा अजीब लगता था। वो जल्दी थक जाता था और लगता था कि ये उसके बस की बात नहीं। लेकिन अब हफ्तों की प्रैक्टिस के बाद जॉगिंग उसका फेवरेट एक्टिविटी बन चुकी थी। स्केचिंग और पेंटिंग के साथ भी यही हुआ। शुरुआत में वो झिझकता था, लेकिन अब हर बार ब्रश उठाने पर उसे एक नई खुशी महसूस होती थी। गौतम को एहसास हुआ कि सही आराम करना वाकई एक स्किल है जिसे समय और अनुशासन के साथ सीखा जा सकता है। आराम काम का हिस्सा। एक शाम जब गौतम अपनी डायरी लिख रहा था, निधि का फोन आया। उसने पूछा, तो इस बार किताब से क्या सीखा? गौतम ने जवाब दिया, आराम सिर्फ समय बर्बाद करना नहीं है, ये खुद में निवेश करने जैसा है। निधि हंसकर बोली, बिल्कुल सही, आराम भी एक कला है और ये सीखने लायक है। गौतम ने देखा कि जब वो अपनी रेस्ट टूल किट से कुछ करता है तो वो ज्यादा एनर्जेटिक और फोकस महसूस करता है। और सबसे खास बात, उसे अब ये गिल्ट नहीं होता कि वो काम छोड़कर आराम कर रहा है। ऑफिस में भी उसकी परफॉर्मेंस पर इसका असर दिखने लगा। उसकी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी दोनों को लोग नोटिस करने लगे थे। नया सबक, नया उत्साह। गौतम को ये यकीन हो गया था कि ये किताब उसकी सोच और जिंदगी को पूरी तरह से बदल रही थी। लेकिन वो जानता था कि ये अंत नहीं है। हर नया चैप्टर उसे खुद को और बेहतर बनाने के लिए प्रेरित कर रहा था। जब उसने अगले चैप्टर द साइंस ऑफ नैपिंग का टाइटल पढ़ा तो वो मुस्कुराया और सोचा, अब आराम करने और झपकी लेने का भी विज्ञान है। चलो देखते हैं अब ये क्या नया सिखाएगा। गौतम अब पूरी तरह से इस किताब के जादू में खो चुका था। उसकी हर सुबह नई ऊर्जा के साथ शुरू होती और हर रात एक नई सीख के साथ खत्म होती। उसे अब अपनी जिंदगी में नए बदलाव की झलक साफ नजर आ रही थी। गौतम को अचानक अपने स्कूल के दिनों की वो याद आई, जब टीचर उसे क्लास में झपकी लेते देख डांटती थी। उसे वो पुराने दिन और टीचर की सख्ती याद आ गई। लेकिन लेखक ने तो उसे एक नई दिशा दी थी। उसने लिखा था कि नैपिंग यानी झपकी सिर्फ बच्चों और आलसी लोगों के लिए नहीं होती, बल्कि ये एक ऐसी आदत है जो प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और कॉग्निटिव फंक्शनिंग को बढ़ा सकती है। गौतम ने पढ़ना जारी रखा और महसूस किया कि 20 से 30 मिनट की झपकी अलर्टनेस और डिसीजन मेकिंग को भी बेहतर बना सकती है। गौतम को यह जानकर थोड़ी हैरानी हुई कि विंस्टन चर्चिल और थॉमस एडिसन जैसे महान व्यक्तित्व भी झपकी लेते थे। वो सोचने लगा, चर्चिल और एडिसन जैसे लोग भी, और मैं हमेशा सोचता था कि ये तो सिर्फ आलसी लोगों की आदत है। लेखक ने इसे समझाने के लिए दिमागी विज्ञान पर भी बात की कि जब हम नैप लेते हैं तो हमारा दिमाग नई जानकारी को प्रोसेस करता है और हमारी यादें गहरी हो जाती है। ये वही तरीका है जो गौतम को कॉलेज में भी मदद करता था, जब वो एग्जाम से पहले झपकी लेता था और फिर बेहतर प्रदर्शन करता था। लेखक ने यह भी बताया कि झपकी लेना एक कला है जिसे सही समय और सही तरीके से लिया जाना चाहिए। बहुत लंबी झपकी से आलस्य आ सकता है, लेकिन 20 मिनट की झपकी से हम ताजगी महसूस करते हैं। गौतम ने सोचा, क्या सच में ऑफिस में झपकी लेना संभव है? और उसने इसे आजमाने का फैसला किया। लंच के बाद जब उसकी आंखें भारी हो गई, उसने अपने डेस्क के पास सोफे पर जाकर 20 मिनट के लिए आंखें बंद कर ली। पहले तो कुछ अजीब सा लगा, लेकिन जैसे ही वो उठा, उसे लगा जैसे उसका दिमाग फिर से पूरी तरह से ताजगी से भर गया हो। उसकी कंसंट्रेशन पावर पहले से कहीं बेहतर हो गई थी और दिन भर की मेहनत अब उसे थकान नहीं लग रही थी। निधि को कॉल करने पर उसने बताया, निधि, ये नेप वाली बात सच में कमाल की है। मैंने ऑफिस में 20 मिनट की झपकी ली और ऐसा लगा जैसे मेरा दिन नया शुरू हो गया हो। निधि हंसते हुए बोली,
मैंने पहले ही कहा था, ये किताब जादुई है। अब गौतम ने यह फैसला किया कि वो अपनी दिनचर्या में झपकी के लिए एक खास टाइम स्लॉट तय करेगा। उसे एहसास हुआ कि ये केवल उसकी ऊर्जा को ही नहीं बढ़ाता, बल्कि उसकी क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को भी शार्प करता है। एक दिन ऑफिस में एक बड़ी प्रेजेंटेशन के दौरान गौतम ने अपने आइडिया इतने आत्मविश्वास से और क्रिएटिव तरीके से पेश किए कि उसके बॉस ने उसकी तारीफ की। गौतम, तुम्हारे आइडिया में जो क्लैरिटी और शार्पनेस है वो बाकी टीम से अलग है। तुम इसे कैसे मैनेज करते हो? गौतम मुस्कुराते हुए बोला, बस कुछ काम, कुछ आराम और झपकी लेना तो मेरी प्रोडक्टिविटी का सीक्रेट वेपन बन गया है। उस रात गौतम ने किताब का वो हिस्सा फिर से पढ़ा जिसमें नासा के पायलट्स और एस्ट्रोनॉट्स का जिक्र था, जो अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए झपकी लेते थे। यह जानकर उसे यकीन हो गया कि झपकी लेना केवल एक आदत नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक रूप से सिद्ध टूल है। उसने अपनी डायरी में लिखा, झपकी का सही समय लंच के बाद, जब हमारी ऊर्जा नेचुरली कम होती है। इसकी अवधि 20 से 30 मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और आरामदायक जगह होनी चाहिए। अब गौतम को यह समझ में आ गया कि झपकी लेना केवल ताजगी पाने के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसी स्किल है जो हमारी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी को बढ़ा सकती है। उसने ये सब अपनी जिंदगी में लागू किया और महसूस किया कि ये एक बड़ा बदलाव लेकर आया है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। गौतम जानता था कि हर नया चैप्टर उसे कुछ नया सिखाने वाला था। उसने अगले चैप्टर में बॉर्डम यानी बोरियत पर नजर डाली और पढ़ते हुए हंसी से खुद को पाया। बचपन में मां कहती थी, कुछ करो, खाली मत बैठो। लेकिन अब यह किताब कह रही थी कि बोरियत भी फायदेमंद हो सकती है। लेखक ने बताया कि बोरियत का मतलब है अपने दिमाग को कुछ समय के लिए बिना किसी उत्तेजना के छोड़ देना। यह वो वक्त है जब दिमाग खुद को रिचार्ज करता है और नया सोचने लगता है। गौतम को यह समझ में आया कि बोरियत सिर्फ काम न करने का समय नहीं है, बल्कि ये एक तरीका है जिससे दिमाग नए आइडिया और समाधान खोज सकता है। गौतम ने महसूस किया कि जब भी वो बिना किसी रुकावट के बस बैठकर सोचता था, उसके दिमाग में नए और शानदार आइडिया आते थे। लेकिन अब उसकी जिंदगी इतनी तेज हो गई थी कि बोरियत के लिए समय ही नहीं था। फिर उसने किताब के अगले हिस्से पर नजर डाली, जहां लेखक ने कहा था कि कई महान विचारक, वैज्ञानिक और कलाकार बोरियत को अपनी क्रिएटिव प्रक्रिया का हिस्सा मानते थे। उदाहरण के तौर पर आइजैक न्यूटन को ग्रेविटी का आइडिया तब आया जब वो अकेले बगीचे में बैठकर सोच रहे थे। गौतम ने सोचा, न्यूटन का तो ठीक है, लेकिन मैं कैसे ये ट्राई कर सकता हूं? मेरा दिन पहले ही भरा हुआ है। फिर भी उसने ठान लिया कि वो इसे आजमाएगा। अगले दिन उसने अपने शेड्यूल में 15 मिनट का बोरियत ब्रेक डाला, जिसमें उसने खुद को हर तरह की डिस्ट्रैक्शन से दूर रखा। न फोन, न किताबें, बस वो और उसकी खामोशी। शुरुआत में तो उसे अजीब लगा। उसका दिमाग बार बार फोन उठाने या कुछ करने के लिए कह रहा था। लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका दिमाग शांत हो रहा है। फिर जैसे जादू हुआ, उसे अपने पुराने प्रोजेक्ट का समाधान खुद ब खुद याद आ गया। वो हैरान रह गया और तुरंत उस आइडिया को अपनी डायरी में नोट कर लिया। गौतम ने महसूस किया कि बोरियत सच में उसके दिमाग को फ्री होने का मौका दे रही थी। उस दिन के बाद उसने इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया। अब वो रोज 15 से 20 मिनट ऐसी स्थिति में बिताने लगा जिसमें वो किसी भी एक्टिविटी से दूर रहता और हर बार उसे नए और क्रिएटिव आइडिया मिलते। एक शाम निधि ने उससे पूछा, तो इस बार किताब से क्या सीखा? गौतम हंसते हुए बोला, इस बार तो किताब ने मुझे कुछ ऐसा सिखाया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बोर होना भी एक कला है और इससे हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है। पहले मुझे लगता था कि बोरियत समय की बर्बादी है, लेकिन अब मुझे समझ आ गया कि ये मेरे दिमाग को रिलैक्स और रिचार्ज करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। निधि ने कहा, बिल्कुल सही, लेकिन तुम्हें यह भी समझना होगा कि बोरियत को अपनाना आसान नहीं है। हमारे दिमाग को हमेशा कुछ करने की आदत हो जाती है। बोरियत को गले लगाने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। गौतम ने सोचा, निधि बिल्कुल सही कह रही है। फिर उसने किताब का वो हिस्सा फिर से पढ़ा जिसमें कहा गया था कि बोरियत को इंटेंशनली अपनाने के लिए डिसिप्लिन की जरूरत होती है। कुछ हफ्तों बाद गौतम ने देखा कि उसके बोरियत ब्रेक्स उसकी क्रिएटिविटी को बढ़ाने लगे थे। ऑफिस में उसके आइडिया और सॉल्यूशंस को देखकर उसकी टीम उसे सराहने लगी थी।
एक दिन उसके बॉस ने पूछा, गौतम, तुम अपने काम में इतना इनोवेटिव कैसे रहते हो? गौतम मुस्कुराते हुए बोला, सर, मैं हर दिन 15 मिनट बोर होता हूं। बॉस ने हैरानी से पूछा, बोर? गौतम ने समझाया, जी हां, मैंने सीखा है कि जब हम अपने दिमाग को खाली समय देते हैं तो वो अपने आप नए आइडिया और सॉल्यूशंस पर काम करने लगता है। ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है और मेरे लिए ये सच में काम कर रहा है। उस शाम गौतम ने अपनी डायरी में लिखा, 1. बोरियत ब्रेक, हर दिन 15 से 20 मिनट बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। 2. नो डिवाइस, इस समय में फोन, टीवी या कोई और गैजेट नहीं। 3. ऑब्जर्व योर माइंड, अपने दिमाग को स्वाभाविक रूप से सोचने देना। अब गौतम पहले से ज्यादा शांत और क्रिएटिव महसूस कर रहा था। उसने महसूस किया कि बोरियत को अपनाना न सिर्फ उसके काम के लिए फायदेमंद था, बल्कि उसकी मानसिक सेहत के लिए भी बेहतर हो रहा था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की किताब की सारांश। आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं और धन्यवाद हमारी पूरी सारांश सुनने के लिए।